हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत चौहान फ्रॉम संकल्प एकेडमी। एनसीईआरटी धमाका सीरीज़ में ये लेक्चर नंबर 11 है और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। किसके लिए? यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन से स्टार्टिंग हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कंडीशंस इसमें हम पढ़ रहे थे गॉस लॉ की एप्लीकेशंस। लास्ट एप्लीकेशन जो पढ़ी थी हमने इनफाइनाइट चार्ज वायर के लिए डिस्कस करा था और फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैलकुलेट होकर आया था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर वो वायर के लिए था इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा थी। यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, दैट मीन्स एरिया एग्जिस्ट करेगा, इसलिए यहाँ जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, आपकी सिग्मा होगी। लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी ली है हमने, सिग्मा ली है। वी टेक द एक्स एक्सिस नॉर्मल टू द गिवन प्लेन। जो ये प्लेन है इसका नॉर्मल एक तो इस साइड में और एक इस साइड में, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। ये क्या है, एक्स एक्सिस को हम इसे कंसीडर कर रहे हैं। बाय सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी डिपेंड ऑन वाई एट जेड कोऑर्डिनेट्स एंड इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट मस्ट बी पैरेलल टू द एक्स डायरेक्शन। और सिमेट्री बाय सिमेट्री जो हम ऑब्जर्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल आपका एक्स डायरेक्शन में ही एग्जिस्ट करेगा, वाई और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। फील्ड लाइंस आपकी नॉर्मल ट्रैवल करती है। ठीक है, we can take the Gaussian surface to be a rectangular parallelepiped of cross sectional area A। अब कैलकुलेशन एप्लीकेशन है किसकी, आपकी गॉस थ्योरम की। तो कैलकुलेशन तभी पॉसिबल है जब आप एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। तो हमने एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड कंसीडर करा, किसकी तरह ट्रीट करा इसे हमने, गॉसियन सरफेस की तरह। अब आप देख सकते हैं इस पैरेललोपाइप्ड का ये जो हमने कंसीडर करा है, इसकी एक एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और एक एरिया वेक्टर इसका इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो मेन थिंग इज दैट कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों सेम डायरेक्शन में है। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो उस सिचुएशन में आपका क्या होगा, आपका फ्लक्स सेम एग्जिस्ट करेगा। कैसे करेगा, देखिए ध्यान से। एज सीन फ्रॉम द फिगर only the two faces 1 and 2 will contribute to the flux. Electric field lines are parallel to the other faces and they therefore do not contribute to the total flux. That means क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं आपकी, पैरेलल टू द सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द अदर फेसेस एंड दे देयरफॉर डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द टोटल फ्लक्स। फिर आता है इसके बाद में, द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस 1 इज in x direction, negative x direction, while the unit vector to the surface 2 is in the positive x direction. Therefore flux E vector dot delta S vector through both the surfaces are equal and add up। देखिए कंडीशन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने जो शीट ली है, ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है आपकी, सिग्मा। कितनी है, सिग्मा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी कहती है सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से जो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा टाइम्स ऑफ ए। इतना क्लियर है। नाउ एक इस वाले फेस की बात करते हैं। इस वाले फ्लक्स का अगर मैं एरिया वेक्टर कैपिटल ए कंसीडर करूं, मैंने क्या मान रखा है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया उसका कितना मान रखा है, ए मान रखा है। तो इस फ्लक्स के लिए इसे मैं राइट बोल देता हूं, राइट फ्लक्स, राइट साइड के लिए जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, ई ए। कितना हो जाएगा फ्लक्स, ई ए। सेम एज इधर भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो लेफ्ट साइड के लिए कितना हो जाएगा फ्लक्स आपका, ये भी कितना हो जाएगा, ई टाइम्स ऑफ ए। कितना हो जाएगा, ई टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। आपको क्या करना है, बेसिकली टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस कितना होगा, देखो ई ए राइट साइड में है, ई ए लेफ्ट साइड में है। तो जो फाई टोटल होगा, फाई टोटल वो कितना हो जाएगा आपका, 2 टाइम्स ऑफ ई ए। कितना हो जाएगा आपका, 2 टाइम्स ऑफ ई ए। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये जो फाई होता है, जो फ्लक्स होता है, यही किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यही किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और मैं क्यू की जगह क्या पुट कर सकता हूं, मैंने आपको अभी अभी बताया, क्यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा टाइम्स ऑफ ए। तो जैसे ही हम क्यू की जगह सिग्मा टाइम्स ऑफ ए रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2 ई ए इक्वल सिग्मा टाइम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल और यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी आ जाएगी वैल्यू आपकी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट।
देखिए बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, तो देख सकते हैं आप 2EA जो टोटल फ्लक्स है वही Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q कितना रख दिया आपने सिग्मा ए, आपका यहाँ से A से A कैंसिल हो गया, E कितना आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टरली रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे और हम देख सकते हैं कि फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड है, तो हमने एन कैप से जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है जो प्लेन से आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है डिनोट करा, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। क्लियर है इतना? नाउ वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन एंड गोइंग अवे फ्रॉम इट। एन कैप क्या है? नॉर्मल वेक्टर है और आपका प्लेन के नॉर्मल आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। E is directed away from the plane if sigma is positive and towards the plate if sigma is negative। हम जानते हैं क्या, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड रहेगी, और अगर चार्ज निगेटिव है तो कहाँ रहेगी? टुवर्ड्स चार्ज रहेगी। तो चार्ज का पॉजिटिव और निगेटिव होना ही सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो उस सिचुएशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर ये पॉजिटिव है सिग्मा, वो कब होगा? जब चार्ज पॉजिटिव होगा। तो फील्ड लाइंस कहाँ ट्रेवल करेंगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में, शीट से दूर की तरफ। और अगर ये चार्ज निगेटिव है तो सिग्मा निगेटिव होगा, और सिग्मा निगेटिव होगा तो फील्ड लाइंस किधर? टुवर्ड्स शीट आपकी ट्रेवल करेंगी। ठीक है, नोट दैट द अबव एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ हैज ब्रॉट आउट एन एडिशनल फैक्ट E इंडिपेंडेंट ऑफ X ऑल्सो। हमने क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फाइनल फॉर्मूला आया वो सिग्मा दैट इज चार्ज डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट और 2, ये इसमें टर्म्स आ रही हैं जिसमें आपका ये कहीं से कहीं तक भी x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये x से क्या है? आपका इंडिपेंडेंट है। फॉर ए फाइनाइट लार्ज प्लेनर शीट इक्वेशन 1.33 इज अप्रोक्सीमेटली ट्रू इन द मिडल रीजन्स ऑफ द प्लेनर शीट अवे फ्रॉम द एंड्स। तो ये आपकी जो इक्वेशन है ये फाइनाइट प्लेनर शीट के मिडिल रीजन में आपकी वैलिड है, और कहाँ पर? अवे फ्रॉम द एंड्स, एंड से दूर की तरफ। क्लियर इतना? तो ये आपकी गॉस लॉ की हमने नेक्स्ट एप्लीकेशन देखी, सेकंड एप्लीकेशन देखी। इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। जाइट बोर्ड पर आते हैं। देखिए ध्यान से। तो हमने जो अभी कैलकुलेशन करी वो क्या करी कि अगर हमारे पास सिंगल शीट है, अब मैं सिंगल शीट को एक लाइन से ड्रॉ करूँगा और उसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है आपका? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही चार्ज शीट आपकी माइनस सिग्मा है, वेक्टरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हो जाएगा एन कैप इसमें, और अगर ये माइनस सिग्मा है तो कितना हो जाएगा? ई वेक्टर इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एन कैप क्या हो जाएगा? नॉर्मली इनवर्ट, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एन कैप। ठीक है, इस तरीके से हम सिंगल शीट के लिए बात करेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूँ, ये तो हमने जो अपने डेरिवेशन करा कि अगर पॉजिटिव चार्ज शीट होगी तो आप इस तरीके से फाइनल आंसर निकलेगा, और नेगेटिव चार्ज शीट होगी तो आपका आंसर फाइनल ये निकलेगा। क्या? सिंगल शीट के लिए। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भाई शीट जो है वो दो हैं, दो शीटें जो एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई, तो देखिए कंप्लीट शीट ड्रॉ नहीं करेंगे, सिंगल लाइन से आप शीट कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा एक शीट ये है मेरे पास जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? प्लस सिग्मा है, और एक शीट मेरे पास ये है जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? माइनस सिग्मा है। बहुत ध्यान से समझेंगे, हम इसे बिना कंप्लीट कैलकुलेशन के सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में मोस्टली आते हैं। देख सकते हैं ये पॉजिटिव शीट है, ये इससे शीट को मैं फर्स्ट बोल देता हूँ और इसे क्या बोल देता हूँ? सेकंड शीट बोल देता हूँ। तो जब मैं पॉजिटिव शीट, इसमें तीन रीजन हो गए, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन बिटवीन द शीट्स, एंड थर्ड रीजन टू द राइट ऑफ द शीट। ठीक है, तो हमें क्या करना है? बेसिकली इन तीनों रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है हमें? तीनों रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। उससे पहले मैं आपको क्या करूं? मैग्नीट्यूड वाइज इन दोनों शीट के लिए इंडिविजुअल फील्ड लिख देते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज जब बात करते हैं तो E1 इक्वल E2, और चूंकि चार्ज डेंसिटी मैग्नीट्यूड वाइज दोनों पे सिग्मा है तो कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन, और ये क्या है आपका? थर्ड रीजन है। फर्स्ट शीट के लिए
पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जिसकी है, फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे हम? फील्ड लाइंस। तो देखो फर्स्ट के लिए पॉजिटिव से कहाँ जाएगी आपकी, ये जाएगी पॉजिटिव से अवे, तो ये आपके E1 हो गया। इस वाले रीजन में भी कहाँ जाएगी? अवे जाएगी, ये भी आपका E1 हो गया। अब देखिए ध्यान से, कंफ्यूजन क्या होता है, जब मैं इस वाली शीट के लिए इस रीजन में ड्रॉ करूंगा तो जाएगी तो अवे ही, E1 हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे, जब आप एक शीट को कंसिडर करेंगे तो आप दूसरे शीट को नेग्लेक्ट करें, जिससे आपको फील्ड लाइंस ड्रॉ करने में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो। अब जैसे सेकंड वाली शीट के लिए करेंगे, तो ये शीट की तरफ आ गया E2, इधर भी शीट की तरफ आएगा E2, और इधर भी कहाँ आएगा, ये शीट की तरफ E2। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? सेकंड शीट के लिए हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले रीजन में, फर्स्ट रीजन में E1 निगेटिव है और E2 क्या है? पॉजिटिव है। क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? 0। किस रीजन में? फर्स्ट रीजन में। सेकंड रीजन की बात करते हैं, E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेकंड रीजन में, उसमें क्या होगा? ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा? ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं थर्ड रीजन की। थर्ड रीजन में आप देख सकते हैं E1 पॉजिटिव है और E2 निगेटिव है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और थर्ड रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जब मोर देन वन शीट होगी तो उस सिचुएशन में सबसे पहले तो आप शीट्स का मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड नोट करें, देन आफ्टर आप हर शीट के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, और फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के बाद फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब एक शीट के लिए ड्रॉ करें तो बाकी शीट्स को भूल जाएं। उस सिंगल शीट के लिए हर रीजन में पहले फील्ड लाइन ड्रॉ करें, फिर अनदर शीट के लिए करें, देन आफ्टर वेक्टर सम कर दें। वेक्टर सम मतलब क्या? विद डायरेक्शन, जो पॉजिटिव में जा रहा है उसे पॉजिटिव में ले लें, जो निगेटिव में जा रहा है उसे निगेटिव में ले लें। दो कंडीशंस हैं, या तो आप चार्ज डेंसिटी को पहले से ही विद साइन लेके चलें, या फिर आप डायरेक्शन बेस पे लें। डायरेक्शन बेस पे लेने का फायदा ये होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन बेस पर आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन बेस पर आप इसे क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला शीट का। एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, मैं आपको देता हूँ कि जब दोनों शीट पर पॉजिटिव सिग्मा और पॉजिटिव सिग्मा हो तो उस सिचुएशन में फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन में फील्ड कैलकुलेट करें और कमेंट बॉक्स में आपको जवाब दें इसका। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। तो ये हमारा शीट के लिए हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। किसके लिए बात कर रहे हैं हम? थिन स्फेरिकल शेल के लिए। इस एप्लीकेशंस को देखते हैं, देखिए से वन बाय वन देखेंगे एक कंडीशन को। लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r। सिग्मा को क्या बोल दिया? यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखिए ध्यान से, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है तो उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। और हम जानते हैं एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। एक स्फीयर है अगर उसकी रेडियस स्मॉल r है तो उसका एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से चार्ज की जो वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? सिग्मा टाइम्स ऑफ ए। सिग्मा टाइम्स ऑफ ए। ए कितना होगा आपका? 4 पाई आर स्क्वायर। आर डिपेंड करेगा कौन सी रेडियस आप कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द सिचुएशन हैज ऑब्वियस स्फेरिकल सिमेट्री। तो सिमेट्री कैसी है आपकी? स्फेरिकल सिमेट्री है। The field at point P outside or inside can depend only on small r. The radial distance from the center of the shell to the point and must be radial along the radius vector. देखिए क्या है आपके पास, क्या है? थिन स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल से फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड होगी, रेडियस के अलॉन्ग ही आगे की तरफ बढ़ेगी। साथ साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे वो पी पॉइंट पर करेंगे, आउटसाइड द सरफेस, और इसके अलावा कहाँ पर आपका? इनसाइड द सरफेस। दोनों पॉइंट पे पी मान लिए, और वो सेंटर से उस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस, यहाँ पर भी स्मॉल आर कंसिडर करिए हमने, यहाँ पर भी स्मॉल आर कंसिडर करिए। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? स्मॉल आर पे डिपेंड करेगा। नाउ सबसे पहला केस स्टडी करते हैं, कंसिडर कहाँ पर? आउटसाइड द शेल। देखिए ये जो डार्क कलर में है ये तो शेल है, और ये डॉटेड कलर में ये है इसकी सिमेट्री के अकॉर्डिंग गॉसियन सरफेस। अब वो कैसी आप देख रहे हैं? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी कंसिडर करा, जिसके रिस्पेक्ट में हमने क्या बना दी? गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी। कंसिडर ए पॉइंट पी आउटसाइड द शेल विद रेडियस वेक्टर आर। हमने एक पी पॉइंट कंसिडर करा शेल के बाहर जिसका रेडियस वेक्टर कितना है? आर है।
टू कैलकुलेट ई एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर कैलकुलेट करने के लिए वी टेक द गॉसियन सरफेस टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। हमने क्या करा, इसे गॉसियन सरफेस कंसिडर करी जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, एंड विद सेंटर ओ पासिंग थ्रू पी, और जो सेंटर ओ से पी की तरफ मूवमेंट हो रहा है, इसका डायरेक्शन इंडिकेटेड है। ऑल पॉइंट्स ऑन द स्फीयर्स आर इक्विवेलेंट रिलेटिव टू द गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। आप इस गॉसियन सरफेस को यहाँ पर कंसिडर करें, इसे थोड़ा सा और आगे आए, या फिर इस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, क्योंकि कैसे सिमेट्री है आपकी, स्फेरिकल सिमेट्री है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट बाय द गॉसियन सरफेस देयरफॉर हैज द सेम मैग्नीट्यूड ई एंड अलोंग द रेडियस वेक्टर एट ईच पॉइंट। तो ऐसा जब होगा तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि स्मॉल आर की डिस्टेंस क्या है, हर पॉइंट पर सेम है। नाउ thus E and delta s at every point are parallel and flux through each element is E delta s। हम जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, phi E is equal to E वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, E वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। ठीक है, अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मली आउटवर्ड है, इसका एरिया वेक्टर भी नॉर्मली आउटवर्ड है, तो दोनों कंडीशन जब नॉर्मली आउटवर्ड है सेम डायरेक्शन में, तो उनके बीच का एंगल जीरो होगा। तो ई डेल्टा एस जब खोलेगा तो ई वेक्टर ए मान लो, इसे बी मान लो, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा, थीटा कितना आपका 0 डिग्री, तो ये कितना बचेगा, केवल फॉर्मूला कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या बचेगा, केवल ई डेल्टा एस, क्या बचेगा, केवल ई डेल्टा एस बचेगा, समिंग ओवर ऑल डेल्टा एस। और जब हम, ये तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करा, जब हम टोटल कंसिडर करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं और हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज ई इंटू 4πr²। तो देखो ध्यान से, क्या कंडीशन में आपको बताता हूँ, अगर मैं स्मॉल एलिमेंट के लिए बात कर रहा था तो फ्लक्स भी स्मॉल लूंगा मैं, डी फाई, और वो किसके इक्वल होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के। जनरली मैंने फॉर्मूला स्मॉल सरफेस डी एस कंसिडर करी उसके लिए। अब ये जो डी एस है, ई डॉट डी एस, चूंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैंने बताया थीटा जीरो तो कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल ई डी एस बचेगा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से कहाँ जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा, ई बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, केवल डी एस बचेगा, क्या बचेगा, केवल डी एस बचने वाला है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो डी एस क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, डी एस क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, तो वो कितना हो जाएगा, ई मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, 4πr², 4π ये आपका इतना हो गया। द चार्ज एनक्लोज्ड इज सिग्मा इंटू 4πr²। अच्छा देखिए ध्यान से, हमने आपको अभी अभी बताया था क्या, कि जो चार्ज डेंसिटी है वो कि चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स ऑफ ए, एरिया कितना है उसका 4πR²। तो यह कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो, इसका फ्लक्स का इंटीग्रेशन होगा तो ये कितना आ जाएगा, फाई ई, और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई ई किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया कितना है 4πR², तो आप यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्ट, ई इंटू 4πR² एज इट इज, जो यहाँ पर है हमारा ई इंटू 4πR², साथ साथ क्यू की जगह कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन ए, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा ये रहा, एरिया की वैल्यू हो गई 4πR² अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये एज इट इज हो गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, इतना आ गया, सिग्मा R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r², और यही इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r² के, क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r² के। क्यों, क्योंकि हमने सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर चार्ज पर यूनिट एरिया से, तो r² से आपका r² कैंसिल हो गया, कितने रखा है आपने सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू रखी है आपने चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया कितना है 4πr²। यहाँ पर आपने सिग्मा की वैल्यू पुट करी तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। और ये आपका वेक्टर फॉर्म में डिनोट करोगे तो आपको क्या डिनोट करना पड़ेगा, विद नॉर्मल वेक्टर, और वो क्या है आपका रेडियस के अलॉन्ग है, तो वो क्या हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा। तो ई वेक्टर कितना आ गया आपका 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r², साथ साथ कितना आपका आर कैप। आगे बढ़ते हैं, 10 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड इफ क्यू ग्रेटर देन 0। तो आपको पता है कि क्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड कहाँ रहेगा आपका, डायरेक्टली आउटवर्ड रहेगा, एंड इनवर्ड इफ क्यू लेस देन 0, और अगर निगेटिव चार्ज होगा तो कहाँ रहेगा, वो इनवर्ड रहेगा। This, however, is exactly the field produced by a charge Q placed at the center O. Thus, for points outside the shell, the field due to a uniform charge sphere shell as if the entire charge of the shell is concentrated at its center. That means क्या हो गया, ये जो फील्ड हमने कैलकुलेट करा है, हम ये कंसिडर करते हुए कर रहे हैं कि जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा कहाँ से कंसंट्रेटेड है, सेंटर पर कंसंट्रेटेड है।
ठीक है, ये इसकी कंडीशन हो गई। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अब है आपका फील्ड इनसाइड द शेल। बहुत सिंपल है, अगर आप गॉसियन सरफेस कंसिडर करें इनसाइड द शेल, देखिए ये हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर कर ली, तो चूंकि आपका थिन स्फेरिकल शेल था तो सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो शेल के ऊपर था। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ था? सारा शेल के ऊपर। इसका मतलब जो इनसाइड में होगा चार्ज तो होगा ही नहीं। तो जो मैं गॉसियन सरफेस एनक्लोज करूंगा, जो गॉसियन सरफेस फॉर्मेट करूंगा, उस गॉसियन सरफेस के इनसाइड में किसी भी तरीके का चार्ज एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। उस गॉसियन सरफेस के इनसाइड में किसी भी तरीके का चार्ज एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, और जब चार्ज ही नहीं होगा तो फील्ड भी कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। देखिए ध्यान से, द पॉइंट P is inside the shell, the Gaussian surface again sphere through P centered at O। तो आप देख सकते हैं, फिर स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर कंसिडर कर लिया P पॉइंट पर, जो गॉसियन सरफेस है आपकी, डायग्राम में देख सकते हैं आप। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा? द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस कैलकुलेटेड एज बिफोर इज E into 4πr²। ये हमने फ्लक्स तो सेम ही रहने वाला है क्योंकि डिस्टेंस आपकी स्मॉल आ रही है। हाउएवर इन द केस द गॉसियन सरफेस एनक्लोजेस नो चार्ज। और मैंने आपको बताया कि इनसाइड द शेल जब जाओगे, गॉसियन सरफेस को फॉर्मेट करोगे, तो वहाँ पर किसी भी तरीके का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहाँ पर किसी भी तरीके का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस रीजन में जो आपका चार्ज होगा वो कितना होगा? जीरो होगा। कितना होगा चार्ज आपका? जीरो होगा। जब चार्ज जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। दैट इज द फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल इज जीरो एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द शेल। इनसाइड द शेल्स हर पॉइंट पर फील्ड कितना रहेगा आपका? जीरो रहेगा। This important results in direct consequence of Gauss law which follows up from Coulomb's law। और देखिए यहाँ से, ये किसी डायरेक्ट आपका कॉन्सिक्वेंस है Coulomb's law का। आप देख सकते हैं Coulomb's law में भी जो डिपेंडेंसी होती है वो फोर्स की डिपेंडेंसी होती है किससे? 1/r² से। और यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा है उसमें भी डिपेंडेंसी क्या है? सेम। द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट कन्फर्म्स द 1/r² डिपेंडेंसी इन Coulomb's law। ठीक है, तो इस तरीके से कंडीशन हो गई। यहाँ एक लाइन आई थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या थी? द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस कैलकुलेटेड एज बिफोर, वो सेम आया। क्यों आया? याद रखेंगे, अगर कोई चार्ज है Q, एक गॉसियन सरफेस मैंने इस तरीके से कंसिडर करी, एक गॉसियन सरफेस मैंने इस तरीके से कंसिडर करी, और मैंने बोला इस गॉसियन सरफेस के थ्रू, ये पहली सरफेस बोल देता हूँ इसमें, इसके थ्रू जो फ्लक्स है φ1 वो कितना है? φ है। ठीक है, अभी गॉसियन सरफेस मैंने यहाँ कंसिडर कर ली, इसके ऊपर ये भी स्फेरिकल है, ये भी कैसी है आपकी? स्फेरिकल है। तो ऐसे सिचुएशन में इसे सेकंड बोल देता हूँ, तो जो सेकंड सरफेस होगी उसके थ्रू भी फ्लक्स क्या होगा आपका? φ ही होगा। वो भी कितना होगा आपका? φ ही होगा। दैट मीन्स जब कितनी भी रेडियस की गॉसियन सरफेस आप कंसिडर क्यों ना कर लें, फ्लक्स पर किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज एनक्लोज टू द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल उसी चीज पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ते हैं, देखिए इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल, और इसके बाद फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। व्हाट सेज एग्जाम्पल, क्या कहता है? देखिए ध्यान से, an early model for an atom considered it to have a positively charged point nucleus of charge Z। एक आपका न्यूक्लियस है Z, सराउंडेड बाई ए यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू रेडियस r। और आप देख सकते हैं इसके अलावा r रेडियस तक केवल क्या है? नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। द एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, और टोटल एटम कैसा है आपका? न्यूट्रल है। फॉर दिस मॉडल, इस मॉडल के लिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा गया है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे एक एक चीज को। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे टोटल चार्ज की। कैसे करेंगे? द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर दिस मॉडल ऑफ द एटम इज एज शोन इन फिगर। ये आपको दिख रहा है। द टोटल नेगेटिव चार्ज इज द यूनिफॉर्मली स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेडियस कैपिटल R। यहाँ तक आपका नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कितना होगा? -ZE। तो चार्ज, नेगेटिव चार्ज कितना हुआ टोटल? -ZE। कितना हो गया? -ZE। ठीक है, सिंस द एटम न्यूक्लियस ऑफ चार्ज ZE प्लस निगेटिव चार्ज, और एटम पे कितना चार्ज होगा? जितना न्यूक्लियस का चार्ज है प्लस नेगेटिव चार्ज इज न्यूट्रल, और होल एटम कैसा है आपका? न्यूट्रल। दिस इमीडिएटली गिव अस द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रो, सिंस वी मस्ट हैव, हम देखें इससे मतलब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, क्योंकि स्फेरिकल शेप है तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना होगा r रेडियस के स्फेयर का? 4/3 πr³। तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3 πr³ इंटू रो। तो देख सकते हैं आप 4/3 πr³ इंटू रो, ये वॉल्यूम
और ये चार्ज डेंसिटी, और इक्वल टू क्या हो गया जो आपका चार्ज है माइनस के जेड ई। यहाँ से रो की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया आपने, इतनी आ गई, कितनी आ गई रो की वैल्यू, -3 ZE/4πr³ सेपरेट कर दिया, ये आपकी रो की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी क्या कैलकुलेशन करी हमने, केवल चार्ज डेंसिटी की। नाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P विच इज ए डिस्टेंस r अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस वी यूज गॉस लॉ। हम किसका यूज करेंगे, गॉस लॉ का यूज करेंगे, बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री कैसी है, स्फेरिकल है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियल डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा किस पर, रेडियल डिस्टेंस पर, नो मैटर व्हाट द डायरेक्शन ऑफ आर, और डायरेक्शन ऑफ आर कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग टू द रेडियस वेक्टर आर फ्रॉम द ओरिजिन एट पॉइंट P। हम देख सकते हैं वो जो डायग्राम है उसमें आपका क्या है, डायरेक्शन किसके अलोंग है, स्मॉल आर के अलोंग है। ठीक है, रेडियल वेक्टर के अलोंग है। नाउ द ऑब्वियस गॉसियन सरफेस इज ए स्फेरिकल सरफेस सेंटर एट द न्यूक्लियस। तो गॉसियन सरफेस भी कैसी रहेगी आपकी, स्फेरिकल सरफेस रहेगी, जिसका सेंटर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। वी कंसिडर टू सिचुएशंस नेमली स्मॉल आर लेस देन आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन आर, और हम दोनों रीजन में बात करेंगे। एक बार आर कैपिटल आर जो रेडियस है उसकी उससे कम रीजन में इनसाइड द, और एक बार आउटसाइड में। तो सबसे पहले बात करते हैं इनसाइड में। इनसाइड में बात करते हैं, फ्लक्स कितना हो जाएगा, E ऑफ आर इंटू 4πr²। फ्लक्स कितना हो जाएगा, E ऑफ आर इंटू 4πr²। E ऑफ आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फाई इक्वल टू EDS होता है, एरिया कितना आर रेडियस का 4πr²। आगे बात करते हैं, तो आपने क्या क्या देखा, देखिए गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर कर ही ली थी इनसाइड में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नॉर्मल टू द सरफेस होगी, एंड हैज द सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द स्फीयर, और स्फीयर के हर पॉइंट पर वो क्या होगी, सेम होगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। द चार्ज Q enclosed by the Gaussian surface is the positive nuclear charge and the negative charge within the sphere of radius r। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, न्यूक्लियस का चार्ज कितना, ZE, और निगेटिव चार्ज निकाला कितना हमने, ऊपर कैलकुलेट करा था -ZE = 4/3πr³ रो, वहाँ से फिट कर दिया। सब्स्टिट्यूटिंग फॉर द चार्ज डेंसिटी रो ऑब्टेन्ड अर्लियर, हमने ऊपर चार्ज डेंसिटी निकाली थी रो, देखिए ध्यान से, ये रो की वैल्यू निकाली थी, वैल्यू पुट्स करेंगे यहाँ पर हम, और जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो उस सिचुएशन में टोटल चार्ज कितना जाएगा, ZE - ZE/r³/R³। यहाँ पर हमने क्या करा, रो की वैल्यू पुट कर दी। अब ये आ गया हमारे पास चार्ज, और हम जानते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 1/4πε0 Q/r²। तो 1/4πε0 ZE कॉमन ले लिया हमने, और उसके करस्पॉन्ड आपने आर की कंडीशन को लिया, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया आपका, ZE/4πε0 1/r² - स्मॉल r/r³। कितना आ गया, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड, तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से रेडियली कहाँ रहेगा, आउटवर्ड रहेगा। अब आ गए हम स्मॉल आर ग्रेटर देन आर, आउटसाइड द स्फीयर। जब हम आउटसाइड आ गए तो जो गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करेंगे वो चार्ज एनक्लोज नहीं करेगी। टोटल चार्ज कितना एनक्लोज करेगी, 0, क्योंकि वो उस सिचुएशन में हम पॉजिटिव न्यूक्लियस और निगेटिव चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे एटम को कंसीडर कर लेंगे गॉसियन सरफेस की तरह। इस पूरे को किसकी तरह कंसीडर कर लेंगे हम, गॉसियन सरफेस की तरह कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो जब पूरे को गॉसियन सरफेस की तरह कंसीडर कर लेंगे तो इसके इनसाइड में होली एटम कैसा गिवन है क्वेश्चन में, न्यूट्रल, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब टोटल चार्ज 0 हो जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। और नेक्स्ट कंडीशन लिखिए, एट स्मॉल r = कैपिटल R बोथ केसेस गिव द सेम रिजल्ट, E = 0, और स्मॉल r = कैपिटल R पर भी E कितना होगा आपका, 0 होगा, क्योंकि उससे आपको स्फीयर से जस्ट आउटसाइड में ही आपको क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, गॉसियन सरफेस, जिसकी वजह से टोटल चार्ज जो होगा एटम को जो होगा होली एटम कंसीडर कर लिया जाएगा, और उस एटम का नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने जो थिन स्फेरिकल शेल की एप्लीकेशन करी उसमें इनसाइड में नेट चार्ज 0 था, और यहाँ की कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करी, इस क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका आउटसाइड में नेट चार्ज 0 है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हर जगह सिचुएशन सेम नहीं रहेगी, आप क्वेश्चन की कंडीशन को समझेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह के हम देख सकते हैं, ये हमारा चैप्टर आपका फिनिश हुआ। नाउ अब इसमें फिर एक्सरसाइज आ जाएगी एनसीईआरटी की। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्यूशन होगा, इसकी एक अलग सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 थ्योरेटिकल स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज में एनसीईआरटी धमाका सीरीज में हम बेसिकली थ्योरी और एग्जाम्पल्स पर ही फोकस करेंगे। जो आपका चैप्टर कंप्लीट होता रहेगा उसके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर देंगे न्यूमेरिकल्स की एनसीईआरटी के, तो उनकी एक्सप्लेनेशन हम वहाँ पर देखते रहेंगे। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।